मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। अभी हमें पॉलिटिकल साइंस में और फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ। मीन्स हम 3 चैलेंजेस जो बताए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था क्या, शेपिंग ऑफ द नेशन। सेकंड था डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में हम उसी को देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है आपके सामने, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब बोल रहे हो सर आप डेमोक्रेसी बता रहे हो, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस बताओगे, तभी तो चैलेंज जाएगा ना कि भाई एक ही पार्टी थी कांग्रेस, तो डेमोक्रेसी रहे तो कैसे रहे, चैलेंज तो था। तो उसी को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर में पहले तो क्या क्या होगा सो समझना है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, तो पहले तो इंडिपेंडेंस के मीन्स फर्स्ट इलेक्शन के फर्स्ट डिकेड तक देखेंगे। फर्स्ट डिकेड तक ये चैप्टर डिस्कस करेगा। मीन्स फर्स्ट इलेक्शन यदि 1952 में मान करके चलो बताऊंगा, तो ऑलमोस्ट 62 तक इसका डिस्कशन, एक ट्रेंड देखेंगे कि कैसे कांग्रेस की डोमिनेंस थी, कैसे कांग्रेस की डोमिनेंस थी। इस चैप्टर का ये मेन कंक्लूजन होगा, या बोल सकते हो इतना चीज़ हम देखेंगे। मेनली 3 चीज़ देखेंगे इस चैप्टर में। इसके अंदर ही क्या देखेंगे तो आप देख सकते हो, मेन 3 टॉपिक होगा, उसके सब टॉपिक्स होंगे। और जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 ही चीज़ देखेंगे, देख लेना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। व्हाट? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये है क्या कि भाई जब मान लो 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, तो बताएंगे कि कैसे करके फ्री हो और फेयर हो। मीन्स हर कोई आए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, बताएंगे हर कोई वोट देने आए और फेयर भी हो। मान लो बूथ न लूट लिया जाए जैसे पहले होता था, तो फेयर इलेक्शन हो, हर किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, जो चाहे वो कैंडिडेट खड़ा हो। मीन्स हम भी नेता बन सकते हैं, हम भी विधायक MP बन सकते हैं, खड़ा हो। तो ये चैलेंज था उस समय। दूसरी चीज़ इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि इसके बाद हुआ क्या, तो एक ही पार्टी था, तो डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। क्या सेकेंड इसी में डिस्कस कर लेंगे, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस देखेंगे। इसमें कुछ चीज़ें आएगा, इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें तो पहले इलेक्शन कमीशन का रोल डिस्कस करेंगे कि आज इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे लेंगे कि कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था तो कैसे था, क्यों डोमिनेंस हुआ, उसकी डोमिनेंस का नेचर क्या था, कैसे कोलिजन का उसका नेचर था, कि पार्टी के अंदर भी डिफरेंसेज होती थी, पार्टी के अंदर पार्टी भी होती थी, वो भी बताऊंगा। एग्जाम्पल था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो वो भी बताऊंगा। सी जब थर्ड टॉपिक आप देखोगे तो वो था अब कांग्रेस डोमिनेंस, लेकिन किसी चीज का जब चरम सीमा पे पहुंचोगे ना तो अंत भी जरूरी है। इसलिए कभी बोलता हूं ना, कभी इंसान को लाइफ में घमंड नहीं करना चाहिए बेटा, क्योंकि आप देखो तैयार रहना है। मैं भी यदि मान लो मैं एकदम जाऊं चरम सीमा पे, तो कभी हमें डिक्लाइन भी करना है। वही कांग्रेस के साथ होगा, क्या हो जाएगा, तो इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन। कुछ पार्टियां फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगी, इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन। कांग्रेस के अंदर भी अपोजिशन देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में वैसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और मेनली क्या होगा बाद वाले चैप्टर में, जस्ट मीन्स सेकंड चैप्टर हो जाएगा, थर्ड फोर्थ हो सकता है फिफ्थ चैप्टर में स्पेशल रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस जब बताऊंगा। मीन्स आपका बुक में है, आप देख सकते हो कौन सा चैप्टर है। चैप्टर हो सकता है ये फिफ्थ होगा, रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। जब देखोगे चैलेंजेस, हाँ चैप्टर नंबर 5 में डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे कांग्रेस के डिक्लाइन हुई, रीस्टोर कैसे कांग्रेस को किया गया। तो ये चैप्टर का ये तो सारांश है। देखो इसलिए शुरू में डिस्कस कर देता हूं कि अब कोई लेमैन भी रहे, मीन्स गधा भी रहे, इतने जब बता दिया तो उसको इंटरेस्ट आ जाएगा चैप्टर में। इसलिए किसी भी चैप्टर का पढ़ाने के पहले बढ़िया टीचर होइए कि पहले सारांश बता दे, कंक्लूजन बता दे, ताकि चीज़ें क्या हो जाए, लोगों को इंटरेस्ट बन जाए। अब आएंगे हम लोग चैप्टर में। तो चैप्टर में बताया कि फर्स्ट था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब इसी से रिलेटेड आपका बुक में क्या टॉपिक है, देखो इसी का नाम अलग है, आपके बुक में जो टॉपिक है वो है, ताकि चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, चैलेंजेज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। इसी को तो है चैलेंजेज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। व्हाट? चैलेंजेज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, बिल्डिंग डेमोक्रेसी।
बिल्डिंग डेमोक्रेसी। साइड में आप लोग बुक रखना और लेक्चर देखते चलना ताकि चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाए। अच्छा, बिल्डिंग डेमोक्रेसी का चैलेंजेस मतलब क्या भाई? अच्छे से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तभी तो डेमोक्रेसी बोलोगे ना। जैसे आज विपक्ष वाले देखते हो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं तो क्यों बोलते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। मीन्स यदि इलेक्शन ही नहीं अच्छा हो पाएगा तो डेमोक्रेसी बचेगा कहाँ से? इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है तभी डेमोक्रेसी बनेगा। तो क्या कैसे बन गया? तो अब आते हैं चैप्टर में। तो चैलेंजेज क्या क्या था वो देखेंगे कि फ्री बिल्डिंग डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी बिल्ड करने का चैलेंज क्या क्या था। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जब हमारे फोर फादर्स लोग थे, जब हम लोग इंडिपेंडेंस गेन किए तो हमारे पास क्या था कि भाई क्या करें। जैसे बताया कि पूरे वर्ल्ड में कॉलोनी पीरियड में बहुत सारे कंट्रीज था और धीरे धीरे उस समय बहुत सारे इंडिपेंडेंस गेन किए थे। और उसका एक रीजन ये भी था सेकेंड वर्ल्ड वार। जो गांधी के क्रिटिक्स लोग हैं वो बोलते हैं कि क्या गांधी ने आज़ादी दिलवा दिया? वो तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अपने आप क्या कर रहे थे, इंग्लिश मैन लोग वीक हो गया था, इंग्लैंड कमज़ोर हो गया था तो अपने आप आज़ादी दे देता। वो हम समझेंगे, डिबेट लंबा है, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में गांधी जी के सेक्रीफाइसेज मैं नहीं बताऊँ, किसी दिन गांधी पे एक लेक्चर ले लूँगा क्योंकि गांधी जी का 2 मिनट में थोड़े काम चलेगा, बड़े पर्सनालिटी थे ना। तो क्या करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम बताना चाह रहा था कि बहुत सारे कंट्री क्या किए थे, इंडिपेंडेंस गेन किए थे, नई नई आज़ादी मिली थी। और वो सोच क्या रहे थे ना, वो लोगों ने ना वो सोचते थे, जैसे डेमोक्रेसी के लोगों को डर ये रहता है ना कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी में क्या होगा, तो डेमोक्रेसी में होगा आपसी मतभेद बढ़ेगा। जैसे आज भी देखते होगे 2 पार्टी के सपोर्टर आपस में लड़ मरे, या 2 पार्टियां भी आपस में, कभी कभी देश का सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज कर देगी। मान लो मोदी जी के वो क्रिटिसाइज करना है तो देश को ही क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, अरे देश में हमें मन नहीं लग रहा है, देश में सुरक्षा है। तो लोगों को ये डर था कि नया नया तो हमें अभी कंट्री है, नया नया तो हमारा अभी देश है, न्यू कंट्री में क्या डेमोक्रेसी सही रहेगा? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो मजबूत होना चाहिए ना, तभी तो करोगे ना। तो ये डर था और बहुत सारे देश ने ऐसा किया भी था। वो लोग किए क्या, तो लोग बस नॉमिनल डेमोक्रेसी रखे। मीन्स क्या, ध्यान से सुनते हैं, नॉमिनल डेमोक्रेसी मीन्स केवल नाम का तो डेमोक्रेसी था, लेकिन वहाँ डोमिनेंस क्या था, तो वहाँ डोमिनेंस था या तो 1 पार्टी सिस्टम रखे, एक ही पार्टी देश में रहेगी। अच्छा ये बताओ, एक ही पार्टी रहेगी तो क्या रियल डेमोक्रेसी है? अब मान लो देश में केवल बीजेपी रहे तो क्या है रियल डेमोक्रेसी होगा? नहीं होगा। तो बहुत लोगों ने केवल नाम का डेमोक्रेसी रखा, या 1 लीडर का केवल ये रहा प्रभुत्व रहा, डोमिनेंस, या इससे भी आगे चल के आर्मी रूल क्या हो गया, वहां हो गया। तो डेमोक्रेसी बचा कहाँ? बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, 2-3 तो आपका पड़ोसी में भी है ना, चाइना देखते हो, शी जिनपिंग ही है तो हैं, म्यांमार, ये सब क्या है भाई, सब क्या है, चाइना, म्यांमार, ये सब देश में है क्या? उसी तरह और लिस्ट क्या थे, क्यूबा, चाइना, क्यूबा, म्यांमार, उस तरह देखो कुछ दिन पहले तक दक्षिण कोरिया भी इसी में आता, साउथ कोरिया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सब कंट्री का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। व्हाट, सीरिया, इजिप्ट, ये सब क्या था, ये सब ने उसी समय इंडिपेंडेंस गेन किया, लेकिन चूज क्या किए, नाम का डेमोक्रेसी, नॉमिनल डेमोक्रेसी। जैसे चाइना में भी देखते होगे अभी तक नाम का डेमोक्रेसी है, सिंगल पार्टी होता है वहाँ पे, तो नॉमिनल डेमोक्रेसी, लेकिन 1 पार्टी या 1 लीडर या डायरेक्ट आर्मी रूल था। वहाँ म्यांमार में अभी भी देखो आर्मी रूल लगा हुआ है, अपने सैनिकों पे कितने ये करते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले तख्ता पलट हुई ना। या चाइना में सुने होगे टैंक ही चलवा दिया था 1970s-80s के आसपास। तो क्या हमारे देश में था? नहीं था। तो हमारे देश के लीडर के पास पहला चैलेंज तो ये था कि हम डेमोक्रेसी रखें, और हमारे देश के लीडर मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में ही मीन्स आज़ादी का जब लड़ाई कर रहे थे आज़ादी के लिए, उसी समय से वादा कर चुके थे नहीं हम लोग तो रखेंगे डेमोक्रेसी ही। तो वादा करना बताया कि बहुत चीज़ें चेंज हुई थी, वादा करना अलग बात है, अभी चैलेंज आ गया प्रैक्टिकल, तो क्या किया जाए। लेकिन हमारे देश के लोग बोले कि देखो डेमोक्रेसी का सिस्टम क्या है ना, आज भी देखना कि सरकार लोग बनाता है तो क्यों बनाता है, तो पहला तो उनको मिलेगा पावर और दूसरा डोमिनेंस, उनको पहला पावर और दूसरा डोमिनेंस मिलेगा ना।
अब मान लो जिसकी गवर्नमेंट होती है, देखना कि उसके पार्टी वाले कार्यकर्ता भी, छोटा मोटा कार्यकर्ता भी अपने आप को सीएम से कम नहीं समझता है, तुरंत मारपीट पे तैयार हो जाएगा। तो ये तो था कि कहीं देश बिखर न जाए, या लोग, अभी तो हम लोग एक गुलामी से अलग निकले, फिर ना दिक्कत हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या है ना, कि ये डिफरेंसेज खत्म करवा सकता है, डिफरेंसेज खत्म करवा सकता है, और क्या करवा सकता है, और वेल बींग्स ऑफ पीपल देखेगा, वेल बींग्स ऑफ पीपल, वेल बींग्स ऑफ पीपल। क्यों भाई? क्योंकि इन्हें जाना है हर 5 साल बाद क्या, चुनाव में। तो यदि काम नहीं करेंगे तो इनको पता है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, अगला बार हमें क्या करना पड़ेगा, आ जाना पड़ेगा रोड पर। तो लोगों ने चूज किया, बोला नहीं भैया ठीक है, डेमोक्रेसी की कुछ डिमेरिट्स है, लेकिन हम रिस्क लेंगे, हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे डेमोक्रेसी, हमारा रहेगा डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसलिए हमारे देश में क्या रहा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मीन्स हर किसी को राइट है कि वो रिप्रेजेंटेशन क्या करे, कर सकता है रिप्रेजेंटेशन। और इसीलिए देखना क्या होगा, हमारे देश में शुरुआत हो जाएगा इलेक्शन का। लोग ने बोला तो इलेक्शन हो, उसके पहले भाई कुछ तो हो। तो पता है कि हम जब हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा डिटेल तो भी बताऊंगा कि हमारे के यहाँ कैबिनेट मिशन के बाद ही क्या हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन गया था। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट उसकी सीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर को 1946 को। इसके चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा, हमारे बिहार के लीडर थे, बहुत बड़े लीडर होते थे। 11 दिसंबर को परमानेंट, ये थे इन टेम्पोररी। 1946 को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट क्या बना दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का चेयरमैन। ये भी संजोग से बिहार के ही थे। देखते हो इस पावन धरती से इतने महान लोग निकले, वहीं से अब निकम्मे लोग भी आ गए, राज को इतना पीछे लेकर के चले गए। तो अब यही आगे चल करके क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट। तो ध्यान से देखते हैं, आज का जो मान लो लोकसभा था ना, इसे समझ लो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का काम ही क्या था भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। और इसी में ड्राफ्टिंग कमेटी, डिफरेंट कमेटीज का एक था ड्राफ्टिंग कमेटी। अब बोलोगे सर ऐसे बता दो, थोड़ा डिटेल बताना। डिटेल बताऊंगा जब 11th पढ़ाऊंगा, 11th की पॉलिटी में डिटेल है, या लक्ष्मीकांत सीरीज जब बताऊंगा तो बताऊंगा। अभी बस एक ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कांग्रेस का डोमिनेंस, या हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्शन सिस्टम कैसे हुआ। तो जैसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी के, हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अंबेडकर साहब, इनको ये जिम्मेवारी मिली, क्या, इनको ये जिम्मेवारी मिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो कब बन के तैयार हुआ, 11 नवंबर 1949, 11 नवंबर, हाँ 1949, 11 नवंबर 1949, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद बना, ठीक है, 1949। तो इसे बोल सकते हो इसको। लेकिन अब साइन कब हुआ, देखो ये बन गया, लेकिन 24 जनवरी 1950 को साइन किया लोगों ने। और इसी समय एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं, ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, फर्स्ट जिनका मीटिंग में चेयरमैन हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा, काफ़ी बूढ़े थे, तो इनके लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रेन से लेकर के आया गया था बिहार, और साइन किए थे। फिर से कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। एक बहुत ही पावरफुल बॉडी कह सकते हो, जो आजकल भी न्यूज में है, सुप्रीम, कौन सा, इलेक्शन कमीशन। इसी समय बनेगा इलेक्शन कमीशन, क्योंकि भाई इलेक्शन तो करवाओगे ना, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था ना, अब लोगों को मन में रह रहा है इलेक्शन पे क्यों खर्चा किए थे सर, एक तो असेंबली था ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। भाई ये डायरेक्ट चुनाव इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट वे में लोग चुने गए थे। कहने का मतलब है कि ये जनता का रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट नहीं किए थे, इनको बस क्या किया था, वहाँ की असेंबली के द्वारा चुन करके जो पढ़े लिखे लोग थे, वकील थे, उनको क्या किया गया था, उनको भेज दिया गया था कहाँ, तो उनको भेज दिया गया था इसमें क्या बोला जा सकता है, हाँ, उनको भेज दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। तो बोला गया कि जनता को, मेन भावना को कौन रिप्रेजेंट करे, तो चुनाव जरूरी है, और हमें पता है डेमोक्रेसी लाना था। तो जैसे ही ये इसी समय जनवरी 1950 में क्या किया गया था, जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई। आर्टिकल कोई पूछे तो क्या बताओगे, 324 फर्स्ट इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन, इसलिए याद नहीं करना है, क्या लिखोगे, सुकुमार सेन, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। और अभी का इलेक्शन कमीशन तो अरुण गोयल को लोगों ने बनाया है, इसी कारण विवाद हुआ है। तो बता रहा हूं ना, करंट से लिंक कर लोगे तो देखो, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का कोई रूल अभी तक नहीं था,
कोई रूल नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब गवर्नमेंट को जो मन करती थी ना वो बना देता था। तो जैसे ही इनको बनाई तो अपोजिशन वालों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया और बताया कि क्या कर रहे हो, किसी को बना देते हो। सच में था। तो अब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का हमारे के यहाँ एक रूलिंग आया है कि किसी को नहीं बनाओगे। उसमें प्राइम मिनिस्टर, एक होंगे रिटायर्ड चीफ जस्टिस, विपक्ष का लीडर मीन्स कौन, जो लोकसभा में विपक्ष के लीडर होंगे, ये सब मिलकर के क्या करेंगे, चुनेंगे। मीन्स एक कमेटी अब चुनेगी, एक कॉलेजियम जैसा सिस्टम हो गया। जो अब इलेक्शन कमीशन मतलब और फ्री एंड फेयर होने का क्या है चांस है, अब बढ़ गया। क्योंकि भाई यही मान लो बिक जाएंगे तो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर देना, बहुत पावरफुल होते हैं। खास करके जिस दिन से ये डिक्लेयर हो गया ना, आचार संहिता बोलते हैं कि इलेक्शन कहाँ होगा, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बस नॉमिनल हेड होती है। मेन पावर किसको देना है या कहाँ ट्रांसफर करना, यही इलेक्शन कमीशन का होता है। तो सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमीशन, अब इनके पास चैलेंजेज आई कि भाई इलेक्शन करवाए तो कैसे जाए, क्योंकि इतना बड़ा देश में चुनाव करवाना है, क्या सिस्टम रखा जाए। और बताया हूँ आज तक जो डेमोक्रेटिक वे में या एडल्ट फ्रेंचाइजी जितने भी देश में चुनाव हुआ था वो सब लिटरेट देश कंट्री था। मीन्स लोगों को ऑलमोस्ट सारे लोग पढ़े लिखे होते थे, प्लस में प्रोस्पेरस मीन्स रिच कंट्री था, धनी पैसे वाले कंट्री होते थे। इंडिया बताओ उस समय लिटरेसी रेट बिल्कुल कम, लोगों को पता ही क्या है कि डेमोक्रेसी क्या है। और पैसा वैसा तो भाई खाने को नहीं होता था, पुअर कंट्री। तो लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे, बोले यदि ये इलेक्शन असफल हो गया ना तो नेहरू को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, और यदि ये सफल हो जाता तो डेमोक्रेसी हमारे देश में नहीं चल पाता। तो ये चैलेंज था, चैलेंज लिया सुकुमार सेन ने, मीन्स हमारे इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज लिया, लंबा टाइम लिया। लोगों को लग रहा था ना कि 1950 जनवरी है ना, तो 1950 में इलेक्शन हो जाएगा, इतना बड़ा कौन काम है। दिसंबर आते आते 2 बार इलेक्शन तो पोस्टपोन्ड करना पड़ा, 2 बार क्या करना पड़ा, पोस्टपोन्ड करना पड़ा। क्योंकि चैलेंजेस क्या क्या होगा, तो पहले तो भाई डिलिमिटेशन क्या होता है, चैलेंजेस में लिख सकते हो कि भाई पहला बार चैलेंजेस हुआ क्या क्या होगा। तो पहला बार तो क्या हो जाएगा, डिलिमिटेशन मीन्स देश बन गया है ना, या मान लो उस समय राज्य भी बन जाएगा। 1956 में याद करो हम लोग राज्य बनाया था। भाई विधानसभा और लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग होता है। मान लो ये विधानसभा है, लोकसभा ये है, देखना हर किसी में आपका विधायक अलग होगा, आपका MP अलग होगा। तो कितना तक ये विधानसभा रखे तो समस्या था। तो पहला तो बांटना था, वो समस्या। दूसरा भाई वोटर लिस्ट तो तैयार करो, इलेक्टोरल रोल जिसे बोलते हैं, क्या इलेक्टोरल रोल, ये तो तैयार करो ना कि इसका वोट, कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, कितने फीमेल्स देंगे कितने मेल देंगे, कैसे पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन लगा काम पे बेचारा। और फर्स्ट जब ये काम कर रहे थे तो सोचने में मतलब सोचो कि क्या दिक्कत हो रही होगी कि तुमको ये समझ लो कि 40 लाख जब पहला बार नाम बताया ना एक फर्स्ट केज, तो 40 लाख जो वीमेन थे ना, इनका तो नाम ही नहीं आया। क्यों नहीं आया सर, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो देखो क्या करते थे लोग, जैसे कोई फीमेल है ना उसका नाम लिखा गया, मान लो कोई एक्स फीमेल है तो उनको नाम नहीं लिखा जाता था, उनको लिखा जाता था वाइफ ऑफ, नाम नहीं। और क्या, डॉटर ऑफ मीन्स किनकी बेटी है, नाम गायब है। अब ऐसा क्यों करते होंगे, देखना मैं जब छोटा था ना तो हमसे भी कोई मेरी माता जी का नाम पूछता था तो हम नहीं बताते थे। पहले के लोगों के मान्यता होते थे कि माँ का नाम बताएंगे या वाइफ का नाम बताएंगे, लोग नाम लेता ही नहीं था महिलाओं को, तो लोग नाम नहीं बताए। इलेक्शन कमीशन गुस्सा हो गया, बोला या तो ये लोग को चेंज करो या मन करे तो नाम ही खत्म करो, क्योंकि ऐसे कैसे होगा, कौन वोट दे करके चला जाएगा, कैसे लोग समझेंगे। तो पहली चैलेंज तो ये आई, फिर से रिपीट मतलब रिवाइज किया गया कौन सा, वोटर लिस्ट को। और इसी कारण 2 बार क्या ना इलेक्शन का डेट हो करके इलेक्शन को क्या किया गया, पोस्टपोन्ड किया गया। इलेक्शन हो ही नहीं पा रहा, जब तक फुल्ली तरह से ये नहीं कर लोगे तो कैसे होगा इलेक्शन, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा भी इलेक्शन आज तक कभी हुआ ही नहीं था। इसीलिए देखना वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जब पूछेगा तो लोग आंसर बताता है USA, लेकिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जब पूछे तो आंसर क्या हो जाता है, इंडिया। आज भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जबकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो चाइना में है, तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी उसको बोलना चाहिए था, क्योंकि उसमें रियल डेमोक्रेसी नहीं है। और इंडिया का इलेक्शन सक्सेसफुल करवाना आज भी इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज होता है, और उसे पूरे वर्ल्ड में फिर पहचान मिल जाती है इलेक्शन को सक्सेसफुल बनाना। और जिस दिन इलेक्शन होता है देखना कि सारे देश के हेड इंडिया को कांग्रेचुलेट करते हैं, इंडिया के पब्लिक को, कि सक्सेसफुली आपने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, ठीक है, मीन्स वोटिंग किया। अब देखो क्या हुआ,
तो ये सब मान लो बन करके तैयार भी हुआ, तो बन करके तैयार भी हुआ ना, उसके बाद भी देखो इतनी बड़ी हमारा देश है, सोच सकते हो नॉर्थ टू साइड, ईस्ट टू वेस्ट, तो उस समय भी समझ जाओ कि 17 करोड़ तो एलिजिबल वोटर थे, 17 करोड़ लोग को वोट करना था, समझ रहे हो। 17 करोड़ तो आज भी पॉपुलेशन है, उस समय आज का 1950 में 17 करोड़ एलिजिबल वोटर, 3200 एमएलए का चुनाव करना था और 489 एमपी का, 3200 एमएलए का। अभी सर एमएलए क्यों, क्योंकि और 489 एमपी का, देखो ध्यान से, क्योंकि फर्स्ट तीन इलेक्शन में मीन्स 1952, 1957 और 62 तीनों इलेक्शन में सेंट्रल और स्टेट का चुनाव ना एक साथ हुआ था, क्योंकि भाई एक ही साथ, इसलिए बता रहा हूँ एमएलए भी चुनना था। आज का जब एमएलए देखोगे ना तो बढ़ गया है, क्योंकि 4000 3300 क्या, और ये तो पता ही है आपको कितना 543 एमपी टोटल चुने जाते हैं लोकसभा में। इतना लंबा इलेक्शन था, सोचो कि इतना लंबा करवाना था, और ये क्या था, एकमात्र अथॉरिटी क्या था, चुनाव आयोग करना था। और इसमें से सोच लो कि मात्र 15% लोग लिटरेट थे, मात्र 15% लिटरेट थे, बाकी सब निरक्षर। सोचो कि क्या स्थिति होगा, 15% लोग लिटरेट थे, और इसके लिए क्या किया गया, 3 लाख ऑफिसर्स का रिक्रूट अपॉइंट किया गया, 3 लाख ऑफिसर्स मिल करके पूरे देश में चुनाव करवाना था। अब बताओ भाई, मतलब आउट ऑफ 100 85 लोग को तो ये भी नहीं पता है कि चुनाव क्या होता है। हमको क्या मतलब, आज भी देखना, खास करके प्रधान छोटा मोटा चुनाव, शाम में उनको पौआ पहुंचा दो, 100 का पत्ता पहुंचा दो, उसी को वोट दे देंगे। अरे 100 की जगह महंगाई आ गई तो 1000, उनको क्या पता, उनको तो भोजन कोई दे दे, दारू दे दे, वोट दे देंगे। तो ये समस्या था। अब देखो तो फिर भी ये सब समस्या को भी साइडलाइन करते हुए फर्स्ट इलेक्शन हुआ, और फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ तो क्या हुआ, फर्स्ट इलेक्शन बताया कि ये तो सबसे बड़ी टेस्ट थी ना, बिग टेस्ट था, क्योंकि ये यदि असफल हो जाता तो फेल कर जाता हमारा डेमोक्रेसी, और हो सकता है जवाहरलाल नेहरू को रिजाइन ही मार देना पड़ता, क्योंकि पूरा वर्ल्ड मजाक उड़ा रहा था। सबको ध्यान था कि देखते हैं कि इंडिया का कैसे इलेक्शन करवा लेता है। इलेक्शन हुआ, गॉड ग्रेस। और हाँ, एक चीज़ छूट रहा था, हम लोगों ने चूज किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये सिस्टम समझो। यूनिवर्सल मीन्स हमारे पास लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद नहीं होगा। मीन्स एक रूल लाया गया, पहले था 21 ईयर्स, 21 साल जिसका एज हो गया, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एसटी हो, एससी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब वोट दे देंगे। आप बोलोगे तो देखो बाद में चेंज हुआ है, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके राजीव गांधी जब गवर्नमेंट थे, इस एज को क्या किया गया, 18 साल। तो आज भी देखते हो 18 साल हो गया, लंगड़ा हो, अंधा हो, लूल्हा हो, सब वोट देने जाते हैं। ये भी चैलेंज था, क्योंकि आज तक शायद ही यूरोपियन देश भी ऐसे थे जो फीमेल्स को नहीं दिए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको दे दिया। इस यहीं पे एक जीएस का क्वेश्चन याद रखना कि न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश था, ध्यान से, न्यूजीलैंड जो पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपनाया, और फर्स्ट कंट्री जो फीमेल्स को भी वोटिंग राइट दिया वो भी आ जाएगा न्यूजीलैंड। तो ध्यान देना, इंडिया नहीं है, ऐसा नहीं कि इमोशन में आकर के इंडिया बता देना, सबको इंडिया वोट दिया था। उसके पहले फीमेल्स को वोटिंग राइट न्यूजीलैंड दे चुका था। अच्छा ये बताओ, न्यूजीलैंड देश ही कितना है, चम्मच सा देश, छोटा सा देश। कोरोना भी देखना बहुत सक्सेसफुली न्यूजीलैंड ने टैकल कर लिया था। क्यों कर लिया था, क्योंकि भाई छोटा सा देश में कोई चीज़ करना आसान हो जाता है। हमारे के यहाँ तो इतने बड़े हैं, वो भी उस समय भी महिलाएं थी, कुछ एजुकेटेड, आगे पढ़ाऊंगा, राजकुमारी राव थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी थे। तो इलेक्शन जब हुआ तो ऑब्वियस ही बात है क्या हो जाएगा। अब सोचो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे इलेक्शन, उस समय पॉपुलर लीडर जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस वाले लोगों के साथ इमोशंस भी तो था कि देश को आज़ादी दिलाए। कांग्रेस को क्या हो जाएगा, कांग्रेस जीती, ऑब्वियस ही बात है, फुल मेजोरिटी से ऑलमोस्ट 74% सीट्स जीत गई। क्यों, क्योंकि लीड अपोजिशन कोई था ही नहीं ना, कोई खास, छोटी थे, लेकिन मेन अपोजिशन नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ रही क्या, तो सबसे बड़ी चीज़ रही कि अपोजिशन ने, मीन्स लूजर लोग जो थे ना इलेक्शन में, वो भी जनता के मैंडेट को एक्सेप्ट किए। जनता के नहीं, जो जनता ने हमें दिया है रिजल्ट, उसको हम सम्मान करते हैं। आज भी देखना, जैसे अभी 3 स्टेट साउथ ईस्ट वालों, नॉर्थ ईस्ट वालों में चुनाव हुआ ना, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पे नागालैंड, जो हारे वो भी एक्सेप्ट करते हैं, जो जीते वो भी एक्सेप्ट करते हैं। 3 स्टेट साउथ ईस्ट वालों में चुनाव हुआ ना, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पे नागालैंड, जो हारे वो भी एक्सेप्ट करते हैं, जो जीते वो भी एक्सेप्ट करते हैं। 3 स्टेट साउथ ईस्ट वालों में चुनाव हुआ ना, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पे नागालैंड, जो हारे वो भी एक्सेप्ट करते हैं,
जैसे 2019 में भी राहुल गांधी जी एक्सेप्ट किए कि मैं जनता के डिसीजन को सम्मान करता हूं। हमारे देश का डेमोक्रेटिक वैल्यू यहीं से स्टेब्लिश हुआ था। ये लूजर लोग भी ये नहीं बोले कि नेहरू जी ने गलत किया या जनता को बरगला दिया, एक्सेप्ट किया। लूजर भी क्या किए, इस रिजल्ट को एक्सेप्ट किए। फॉरेन मीडिया भी बहुत सराहा इनको, फॉरेन मीडिया भी, फॉरेन लोग ने भी बहुत तारीफ किया। और यहीं से इंडिया पाथ ब्रेकर बना, रोल मॉडल बना कि गरीब मीन्स पुअर और इलिटरेट मीन्स जहां पे लिटरेसी रेट बिल्कुल कम हो, पुअर और इलिटरेट कंट्री में भी क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इसलिए गर्व से बोलो हम भारतीय हैं। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर का हम और आप भी भला बुरा बोल सकते हो, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट है। और क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। इसी से में एस्टेब्लिश हुआ था हमारे देश में डेमोक्रेटिक वैल्यू। क्योंकि बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल बन जाने से डेमोक्रेसी नहीं हो जाता, या लिख देने से, लॉ बना देने से। लोगों को मन के अंदर इच्छा होना चाहिए कि हम डेमोक्रेसी हैं। आज मान लो मोदी जी की गवर्नमेंट गिर जाए, कोई दूसरा बना ले, नहीं होगा सिविल वार, नहीं हम लोग आपस में लड़ेंगे, बोलेंगे भाई ठीक है, मेजोरिटी नहीं है, दूसरे लोग चलाएंगे देश। यहीं से एस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट इलेक्शन हमारा। हाँ, एक चीज छूटा जा रहा था कि लोग फर्स्ट इलेक्शन शुरुआत कब से हुआ था, तो अक्टूबर 1951 से चीजें शुरुआत हो गई थी और चला था फरवरी 1952 तक। फरवरी 1952 तक इलेक्शन चला था। अब देखो, तो बोलना चाहिए था 1951 का इलेक्शन, 52 का क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कंट्री के पार्ट में जनवरी 1952 में क्या हुआ था, वोटिंग पड़ा था, इलेक्शन हुआ था। इसलिए लोग फर्स्ट इलेक्शन 1952 बोलते हैं, ना कि 1951। और लगभग 6 मंथ लग गया था फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। 6 मंथ्स में क्या क्या हुआ था, तो भाई पहले लोग कैंपेन किए, चुनाव प्रचार किया जाता है, फिर वोटिंग हुआ, फिर काउंटिंग होकर के रिजल्ट आया। पूरा प्रोसेस में 6 मंथ लग गया था। अभी भी लंबा टाइम लगता है, 3 मंथ के करीब, 2-3 मंथ तो अभी भी देखना आराम से लग जाता है सारे प्रोसेस में। ओथ मीन्स प्राइम मिनिस्टर का शपथ लेते हुए। तो ये हमारा रहा था क्या, ये हमारा रह गया था कि किसमें, तो और फर्स्ट चुनाव हुआ था 1952 में हम लोग। और फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन बने, तो फर्स्ट फिर से वही प्राइम मिनिस्टर बन गए जवाहरलाल नेहरू। पहले तो थे ही, क्योंकि बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कंटिन्यू कर लिए थे, प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन इस समय चुन करके नहीं आए थे लोगों ने, इनको क्या कर दिया था, इलेक्ट करके नहीं आए थे, नॉमिनेट करके आए थे लोग। चुन करके इनको कब भेजे, तो 1952 में। तो ये रहा हमारा, चूंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा और बताना था, लेकिन ये समझो कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा तो कि कैसे कैसे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट में चैलेंजेस था, इनिशियल चैलेंजेस कैसे कैसे था। तो बताया कि चैलेंज तो था भाई, इतना बड़ा देश, लोगों को पता ही नहीं डेमोक्रेसी क्या होता है, शिक्षा नहीं है, गरीबी है, कमी है, वर्क फोर्स की कमी है। तो लोग लगे, और इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन। इसलिए देखना आज भी इलेक्शन कमीशन का रोल हमारे देश के डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में या डेमोक्रेसी मेंटेन रखने में बहुत क्रिटिकल रोल होता है। तभी अभी लास्ट वीक में ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि इतना इंपॉर्टेंट बॉडी को ऐसे ही नहीं आप किसी को बना दोगे चीफ इलेक्शन कमीशन, पता चलेगा आपका आदमी रहा था तो पूरा देश ही चौपट कर देगा। तो अब एक कमेटी बनेगा जिसमें लोकसभा अपोजिशन का लीडर भी होंगे, और तब चूज किया जाएगा क्या, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। फिर से सेम रिक्वेस्ट, वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि हम कंटिन्यू आपके लिए मेहनत करते रहें, वीडियो आते रहेगा। थैंक यू।